समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। Hello everyone, welcome to Smart Engineer Babu. This is your boy Rishabh and I hope आप सब अच्छे होंगे. So in this video we are going to discuss a very important and core subject of computer science and engineering, that is operating system. So ये operating system का full explanation of unit 1 है. So unit 1 का नाम है computer systems. इस unit में हम लोग basically basics of computer system के बारे में बात करने वाले हैं और इस पूरी यूनिट में हम लोग जो भी सिलेबस कवर करेंगे वो AK2 सिलेबस से रिलेटेड होगा और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होंगे वो क्वांटम से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे. अदर देन दैट हम लोगों ने डिफरेंट अलग भी रिसोर्सेज से डेटा लिया हुआ है, जिससे कि आप अगर सिर्फ AK2 यूनिवर्सिटी के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है या कुछ और करना है, तो भी आप यूनिट वाइज अगर सारा कुछ पढ़ते हैं तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कोर कंसेप्ट सब्जेक्ट के बारे में. ओके, सो एक्चुअली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ें, है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ मार्क्स स्कोर करने हैं. अगर आप कोई भी बड़ी कंपनीज़ के प्लेसमेंट में बैठते हो, जैसे अमेज़ॉन, गूगल, मांग कंपनीज़ जो भी हैं, मेटा हो गई, अमेज़ॉन हो गई, एप्पल हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सो इन कोई भी कंपनीज़ में आप बैठते हो तो वहाँ पे वो सिर्फ आपसे कोडिंग नहीं करवाते हैं, उसके अलावा वो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्यूटर साइंस के पूछते हैं, जिनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उनकी मोस्ट फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है. ओके, सो अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि एजेंडा और ऑब्जेक्टिव अपनी यूनिट का क्या है, मतलब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. जब तक हम लोग को ये नहीं पता होगा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग को एक ट्रैक नहीं मिल पाएगा कि हाँ हम लोगों ने कितना कवर कर लिया, कितना नहीं किया. ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. देन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस एंड फीचर्स होते हैं. देन हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स सेम चीज़ होती है, तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर मैंने दो बेसिक टाइप्स लिख दिए हैं. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही OS बोलते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, सो OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी. सो यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक्सप्लेनेशन दिया हम लोगों ने, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी इसके अंदर भी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. देन हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ये दो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, इनकी डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे. फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग के डिफरेंस और डेफिनीशंस के बारे में बात करेंगे. राइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पूलिंग. स्पूलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर से रिलेट करेंगी. सो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है कि ज़्यादा पढ़ने को है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजीली हो जाएगा. देन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे. देन स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये पढ़ना है. उसके बाद कर्नेल एंड इट्स ऑपरेशंस एंड ऑल्सो कर्नेल के टाइप्स पढ़ने हैं. देन सिस्टम कॉल पढ़ेंगे. लेयर्ड अप्रोच ऑफ डिज़ाइनिंग द OS, एक्चुअली ये लेयर्ड अप्रोच ऑफ डिज़ाइनिंग द OS हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा. और लेयर्ड अप्रोच ऑफ डिज़ाइनिंग द OS हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा, जो तो हम लोग इसको दोनों जगह डिस्कस कर लेंगे. कुछ सेवरल क्वेश्चंस हैं क्वांटम में से रिलेटेड, तो मैं वो अभी आपको बता दूंगा सारे. फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइनली प्रोसेस स्विच एंड मोड स्विच. इसके बाद हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो आपको डरना नहीं है. ये बेसिक 13 कॉन्सेप्ट हैं जो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले जानना तो पड़ता है ना वो क्या होता है. तो अगर हम लोग बेसिक बात करें एकदम जनरल टर्म्स में, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक यूज़र है और ये क्या है, ये अपना सिस्टम है. सिस्टम में स्मार्ट इंजीनियर बाबू चैनल खुला हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो एक यूज़र है और एक सिस्टम है.
सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो एक एज अ ब्रिज काम करता है, एज अ कनेक्शन काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, अब हम लोग ये तो जनरल टर्म्स में हो गया। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, कभी सुना, मैं अभी डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ। आपने कभी सुना होगा कि यार चल भाई हम लोग विंडोज़ का लैपटॉप लेते हैं, हम लोग मैक का लैपटॉप लेते हैं, या किसी बंदे ने बोला मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, मैंने iOS एप्लीकेशन बनाया। तो iOS, एंड्रॉयड, मैक, विंडोज़, लिनक्स, ये सब क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, जो मैंने आपको बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो पता चल गया क्या वर्क करता है, एज अ ब्रिज वर्क करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कंट्रोल्स होल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन, आप ये समझ लीजिए एप्लीकेशन होती है जो कि पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करती है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर की कौन सी की से क्या प्रोसेस होनी है, मैंने अगर ये चीज़ कॉपी की तो वो चीज़ कहाँ पे पेस्ट होनी है। मतलब ओवरऑल जो भी चीज़ें आप करते हो, अब समझिए आप अगर माउस ड्रैग करते हो आप, तो आपका कर्सर लेफ़्ट टू राइट ग्राफिकली मूव करता है। अगर आपने कंप्यूटर चलाया तो, नहीं भी चलाया तो भी आप अगर अपने फ़ोन की स्क्रीन में टच करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर आइकन ओपन हो जाता है, पर्टिकुलर ऐप ओपन हो जाता है। ओके, तो वो क्या, वो सारी चीज़ें से डील कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कंट्रोल्स होल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी वर्किंग को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद एक टर्म ये है कि यूज़र कैन यूज़ एंड एक्सेस द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो जो अब जब वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर यूज़र को कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ करना है, देन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता है। जैसे आप समझिए आपके मोबाइल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कभी कैमरा खोल ही नहीं पाओगे, आप कभी स्नैप बना ही नहीं पाओगे, आप कभी भेज ही नहीं पाओगे। ओके, अब एग्जांपल्स में अगर कोई बेसिक एग्जांपल्स हम लोग लें, मैंने आपको बताया भी था विंडोज़, लिनक्स, एप्पल्स, मैक ओएस, और इसके अलावा iOS, एंड्रॉयड, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आप 2-3 एग्जांपल लिख दोगे, इनफ है। देन अब हम लोग फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास है बूटिंग। बूटिंग मीन्स क्या होता है, बेसिकली आप अपना, चलिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। समझिए आपने नया आईफोन खरीदा है, आईफोन का आपने बॉक्स खोला, कोई बात नहीं है, तो अनबॉक्सिंग हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी बटन प्रेस की, आपने एप्पल का लोगो बन गया है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, अब एप्पल का लोगो बन के आएगा, थोड़ी देर तक वहाँ पे एप्पल लिख के आएगा, या जैसे पहले नोकिया के फ़ोन में हाथ मिलते थे तो लोग हाथ मिलाते थे। तो वो प्रोसेस होता था बूटिंग का। तो बूटिंग क्या होता है, दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड एंड स्टार्ट वर्किंग। कि बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा होता है। मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा होता है, ओके, स्विच ऑन हो रहा होता है जनरल टर्म्स में। देन फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है, अब समझिए कि आपने फ़ोन चलाया, उसमें आपने यूट्यूब पे स्मार्ट इंजीनियर बाबू के वीडियोस देखे, आपने वीडियोस देखा, कोई पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट एक्सेस की, देन आपने फ़ोन बंद करके रख दिया, तो आपकी रैम में वो यूट्यूब का वीडियो पड़ा हुआ है। बट नेक्स्ट टाइम जब आप मान लीजिए आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर आपने फ़ोन स्विच ऑन किया, तो वो रैम में वो वीडियो रहेगा? नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप वो पुरानी रैम को क्लियर करता है ताकि जो नई प्रोसेसर हैं उनको वो उसमें होल्ड कर सके, नई प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस कर सके। ओके, तो ये क्या करता है, फॉर्मेट ओल्ड प्रोसेसर्स वर्क्स फॉर रैम सो दैट दे कैन स्टोर न्यू डेटा। ओके, सो अब हमने बूटिंग पढ़ ली, हमने फॉर्मेटिंग पढ़ ली। देन हम लोग एक और इसका फीचर जो भी बोलोगे आप, मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें कंप्यूटर के रिसोर्स, जैसे मैंने बताया था कि सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, तो वैसे ये सॉफ्टवेयर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है कि कितनी मेमोरी किस चीज़ में यूज़ हो रही है। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर सॉन्ग डालते हो, कोई मूवी डालते हो, तो उसके नीचे डिटेल्स में लिख के आ रहा होता है कि ये कितना स्पेस ले रही है, 2 GB, 3 GB, 4 GB। तो वो सारे ट्रैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है।
अभी मुझे आपको नहीं पता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पता है कि ये पर्टिकुलर फाइल कितने MB की है, कितने GB की है। ओके, सो 3 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया, बूटिंग, फॉर्मेटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। उसके बाद 2 और हम लोगों के पास 2 फंक्शंस और हैं, मैनेजिंग फाइल्स एंड मैनेजिंग टास्क्स। सो मैनेजिंग फाइल्स मतलब क्या होगा, आप अगर आपने फ़ोन भी चलाया, आपने PC भी चलाया, तो आप कोई फाइल एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, कट करते हो, etc। मतलब कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो ये मैनेजिंग फाइल्स, ये सारी प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा होता है। ओके, फिर मैनेजिंग टास्क मतलब मल्टीटास्किंग, जैसे आप क्या करते हो, यूट्यूब और क्रोम साथ में चला रहे हैं, या यूट्यूब और व्हाट्सएप साथ में चला रहे हैं, कि ऊपर की तरफ मैंने क्या किया, स्मार्ट इंजीनियर बाबू की वीडियो चला के रख ली, देन नीचे मैं अपने फ्रेंड से चैट करता जा रहा हूँ कि हाँ भाई भाई ये टॉपिक पढ़ा दिया सर ने, अब ये टॉपिक पढ़ा दिया सर ने, और आपके फ्रेंड से आप डिस्कस करते जा रहे हो। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग की, क्योंकि आप यूट्यूब और व्हाट्सएप दोनों साथ में चला रहे हो। ओके, तो ये बेसिक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देन उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हम लोगों ने उसके फंक्शंस को भी थोड़ा एलेबोरेट करके डिटेल्ड वे में पढ़ दिया। देन अब अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड कंसेप्ट की तरफ मूव करें, सो द कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में विंडोज़, मैक OS, लिनक्स कोई लिख के नहीं आएगा, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना आपको क्या है, बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, घबराने की नीड नहीं है, ऐसे बड़े बड़े नाम सुन के बिल्कुल नहीं डरना है। बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थोड़ा बेसिक्स जान लेंगे, बैच सिस्टम क्या होते हैं। अब बैच सिस्टम देखिए क्या होता है ना, जो सबसे पहला टाइप होता है किसी चीज़ का वो हमेशा पुराना ही होता है। जैसे अब बैच सिस्टम क्या है, ओल्ड एज सिस्टम्स, मतलब ये जो बैच सिस्टम था, ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड एज, पुराने जो भी ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे अपने बाबा लोगों के, उसमें यूज़ होता था। ओके, अब होता क्या है, ये तो ठीक है कहाँ यूज़ होता था, लेकिन बैच सिस्टम होता क्या है, सिमिलर टास्क आर ग्रुप टुगेदर एंड एक्जीक्यूटेड। इसमें क्या होता था कि सेम टाइप के टास्क को एक जगह ग्रुप किया जाता था, देन एग्जीक्यूट किया जाता था। फिर अब इसके बाद क्या होता था, एक और पॉइंट है, लेस इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। जब कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता था तो यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन कम होता था। इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है, इंटरेक्शन जैसे क्या होता है, आप 2 लोग आपस में बात करते हो तो वो कम्युनिकेशन है। वैसे ही अगर कोई टेक्नोलॉजी के टर्म्स में 2 टेक्नोलॉजी आपस में कोई रिलेट कर रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो इंटरेक्शन होता है। अब जब इंटरेक्शन एकदम लो होगा, लेस होगा, तो CPU की स्टेट क्या हो जाएगी, आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, बेरोज़गार। ओके, आइडल मतलब ये वो वाला आइडियल नहीं है जो हम सब के लिए कोई ना कोई होता है, ये आइडल है। आइडल मतलब बेरोज़गार, बेरोज़गार नहीं होता, वो तो अनएम्प्लॉयड होता है। आइडल मतलब फ्री स्टेट में। ओके, CPU's आइडल। तो ये बेसिक हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब अगर हम लोग अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एनालॉजी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ लें। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में मोर देन 1 प्रोग्राम कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी। एक मेन मेमोरी होती है सबके PC में, जिसको रैम बोलते हैं। आप फ़ोन लेने जाते हो, पूछते हो भैया 6 GB रैम है, दे दो, PUBG अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रैम होती है उसमें ही सारी प्रोसेसेस एक बार में स्टोर होती है आके। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखें कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होगा, मोर देन 1 प्रोग्राम्स कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी। एक मेन मेमोरी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रह सकते हैं, मोर देन 1, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रह सकते हैं, बट हाँ रह सकते हैं, चलेंगे नहीं। CPU चूज़ 1 ऑफ देम एंड एग्जीक्यूट इट। CPU उनमें से कोई एक चूज़ करेगा, काफ़ी सारे में से जो भी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब अदर्स वेट कर रहे होंगे। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम्स कोई ख़त्म नहीं है तो CPU कभी बंद ही नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा ना साइमल्टेनियसली। तो ये हम लोगों ने 4th पॉइंट लिखा है, CPU नेवर बिकम फ्री इफ़ वी हैव टास्क इन मेन मेमोरी। ठीक, अगर मेन मेमोरी में टास्क है तो CPU कभी फ्री होगा ही नहीं। तो ये हम लोगों का क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब हम लोग बेसिक सा
टाइम शेयरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको एनालॉजी समझाऊंगा, आपको और समझ में आ जाएगा, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, घबराने की नहीं। हेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ होना। ओके, तो हेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इस वाले मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या था कि प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में जा तो रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे साथ में। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स, मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। ओके, अब कैसे, अब समझिए ना, 2-3 प्रोग्राम साथ में चल रहे होंगे। जैसे मैंने आपको मल्टीटास्किंग एग्जांपल दिया था, यूट्यूब और आपका व्हाट्सएप साथ में चल रहे होंगे, तो एक टाइम स्लॉट दिया जाता है हर एक प्रोग्राम को। टाइम स्लॉट कि भाई तुम्हें आना है, इतनी देर में तुमको चलना है, उसके बाद तुम चलोगे। प्रोग्राम 1 तुमको 10 मिनट चलना है, 10 मिनट के बाद प्रोग्राम 2 तुम चलना शुरू हो जाओगे। ओके, तो ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था। देन आफ्टर टाइम शेयरिंग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूँगा मैं तो, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating system are used in emergency requirement or execution of programs. So real time operating systems basically क्या होते हैं कि कोई भी emergency requirements या कोई भी special requirements, जैसे कोई भी special system बना रहे हैं हम लोग तो उसमें यूज़ होते हैं। जैसे आप समझिए अभी कोविड चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा, भगवान ना करे फिर चले। कोविड के टाइम पे एक हम लोग के पास थर्मामीटर की गन आती है, टेम्परेचर चेक करने वाली है ना। कहीं भी हम लोग मॉल वगैरह में जाते थे तो हम लोगों के माथे पे लगाते थे सीधे। तो वो जो गन है वो माइक्रो प्रोसेसर उससे, उसके हार्डवेयर से किसी न किसी वे में कनेक्ट है ना, तभी तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर दिख के आता था। 23 डिग्री, 24 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री, है ना। तो वो जो उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल होगा, तभी तो वो हार्डवेयर से कनेक्शन हो पा रहा है आपका और हार्डवेयर का। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे ना इमरजेंसी, वो स्पेशल टाइप के, वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं। कोई रियल टाइम इनपुट उनको मिल रहा होता है। जैसे हम लोग के टेम्परेचर मीटर मैंने आपको बता दिया, डिजिटल थर्मामीटर आने लगे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब समझिए बीपी की मशीन भी अब आने लगी है डिजिटल वाली, है ना। तो वो भी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती है, क्योंकि उस पर आप ना कुछ तो देख रहे हो। अगर जनरल रूम से बात करें, कुछ देख रहे हो ना, हार्डवेयर आपकी लाइट जला के तो नहीं दिखा रहा है। तिरंगा मूवी देखी होगी ना आपने, उसमें लाइट जलती है, कोई भी इनपुट का आउटपुट आता है, वैसा तो नहीं दिख रहा ना, आपको डिजिटल फॉर्मेट में कुछ दिख रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कोविड के टाइम पे जो गन थी टेम्परेचर मीटर वाला। ओके, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा एनालॉजी से थोड़ा समझ लें। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल है स्मार्ट इंजीनियर बाबू हॉस्पिटल। सर ने एक हॉस्पिटल खोल लिया है, उसमें मल्टीपल पेशेंट है। अब पेशेंट्स आ रहे हैं। ओके, अब पेशेंट क्या होते हैं, अब हम लोग के पास 4 तरीके हैं पेशेंट को भेजने के। एक तरीका है बैच, जिसको बोलते हैं बैच सिस्टम। अब बैच सिस्टम में क्या है कि समझिए सर के पास टाइम नहीं था, सर ने बोला कि ऐसा करो, जिनको खांसी आ रही ना उनको सबको साथ में भेज दो, मैं साथ में दवा दे दूँगा। तो ये क्या किया उन्होंने, जो खांसी मतलब एक टाइप था, उससे उनको साथ में ग्रुप किया और उनको एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया, एक साथ उनको ट्रीट कर दिया। तो ये क्या होगा, बैच सिस्टम। अब इसी को आप मेन मेमोरी से रिलेट कर लीजिए कि मेन मेमोरी हॉस्पिटल है और ये जो पेशेंट है प्रोग्राम है। तो ये मेन मेमोरी क्या, मेन मेमोरी में ये सारे प्रोग्राम्स बैच मतलब एक अपने टाइप के हिसाब से ग्रुप होंगे, देन एग्जीक्यूट होने चले जाएंगे। अब अगर दूसरे में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करें, तो अब क्या किया, सर ने बोला अब आप चाहते हो कोई भी हॉस्पिटल में, तो सर के पास एक केबिन था और सर ने बोला कि आप आ जाओ, आप आके यहाँ बैठो, 2-2, 3-3 पेशेंट करके एक साथ भेज दो। लेकिन वो ट्रीट एक कोई करेंगे, वो 2 को साथ में दवा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सेम टाइप के नहीं है। तो उन्होंने 2-3 को एक साथ बुला लिया, लेकिन वो ट्रीट एक को कर रहे हैं। तो ये क्या हो, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग में क्या है, सर ने अपने केबिन में बुलाया आपको, 2 लोग 3 लोगों को बुलाया, समझिए 3 लोग को बुलाया, ठीक है। तो सर ने बुलाया और उन्होंने बोला कि सुनिए 10 मिनट में आपको देखूंगा, 10 मिनट में आपको देखूंगा, 5 मिनट में आपको देखूंगा। तो ये क्या हुआ, उन्होंने टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया है कि हाँ 10 मिनट आप, 10 मिनट आप, 5 मिनट आप। तो ये क्या हुआ, टाइम शेयरिंग, कि सर ने अपना ट्रीटमेंट शेयर किया। तो ऐसे ही मेन मेमोरी अपना एग्जीक्यूशन शेयर करेगी प्रोग्राम्स के बीच में। तो ये टाइम शेयरिंग हो गया। ओके,
रियल टाइम मैंने आपको समझा दिया। अब इन डिटेल अगर हम लोग रियल टाइम की बात करें तो इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन अ फिक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो हर एक चीज़ फिक्स फॉर्मेट में होती है। जस्ट सपोज कीजिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी इनपुट आउटपुट गलत हो जाता है, क्या अगर टेम्परेचर में कोई भी चीज़ फिक्स फॉर्मेट में नहीं है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। समझिए आपका टेम्परेचर था रियल में 20, उसने दिखा दिया 34, 40 दिखा दिया आपका टेम्परेचर, आपको तो रख लेंगे कोविड वाले, क्वारंटीन कर देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सारी चीज़ें एक फ़िक्स फॉर्मेट में होती हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब एक फ़िक्स फॉर्मेट फॉलो होता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट, मतलब जो भी थोड़े स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, ठीक। नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स भी होते हैं बेसिकली, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है मैं समझाता हूँ। देखिए अब डिफरेंस लिखने के आपके पास 2-3 वे होते हैं। एक वे होता है कि आप एक तरफ लिख दो हार्ड रियल टाइम, एक तरफ लिख दो सॉफ्ट रियल टाइम, बीच में एक लाइन खींच दो। लेकिन आप ट्राई किया करिए ये लाइन ना खींचें आप, क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो और इस आप कितने भी अच्छे डिफरेंस लिख लो पर आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आप अगर ये फॉर्मेट लोगे ना, ये एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरफ या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पैरामीटर कुछ भी लिख दोगे और वो उसकी यहाँ पे डिटेल लिखोगे, देन ये ऐसे 2 डिफरेंस जो जिनके बीच में डिफरेंस दिखाना है वो लिखोगे हेडिंग्स, तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें रिस्पॉन्स टाइम कि रिस्पॉन्स टाइम किसका अच्छा होता है, तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। अब हार्ड रियल टाइम अगर आपको जानना है तो जैसे मैंने आपको गन दिखाई थी, टेम्परेचर गन बताई थी, तो वो टेम्परेचर गन एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है हार्ड रिक्वायर्ड, मतलब उनको फास्ट चाहिए रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि मैंने टेम्परेचर आज किया है रिस्पॉन्स आ रहा है 2 घंटे बाद, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है फास्ट चाहिए। अब सॉफ्ट रियल टाइम में सॉफ्ट डिज़ायर मतलब ईजीली कोई भी डिज़ायर हो सकता है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ बीपी की मशीन, ओके, तो बीपी की मशीन में थोड़ा सा टाइम लेके आता है उसको, तो वो क्या है सॉफ्ट डिज़ायर। तो जो भी उसका रिस्पॉन्स टाइम है थोड़ा सा हल्का सा, वो मैं नहीं बोलूँगा बहुत स्लो होता है, बट हाँ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से हल्का सा स्लो होता है। देन पीक लोड परफॉर्मेंस, अब क्या होता है प्रेडिक्टेबल डिग्रेडेड। इसमें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पीक लोड परफॉर्मेंस मतलब जो परफॉर्मेंस का एकदम मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्रेडिक्ट की जा सकती है, इसमें नहीं प्रेडिक्ट की जा सकती है। डिग्रेडेड मतलब नहीं प्रेडिक्ट की जा सकती है। ग्रेडेड मतलब की प्रेडिक्शन मतलब ग्रेड दी जा सकती है, डिग्रेडेड मतलब ग्रेड नहीं दी जा सकती। अब कंट्रोल ऑफ द पेस, नाउ कंट्रोल ऑफ द पेस क्या है कि पेस मतलब क्या होता है रफ्तार। तो जो पेस इसमें जो कंट्रोल ऑफ द पेस है इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन है वो कौन कर रहा है इस हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो कौन कर रहा है इन्वायरमेंट कर रहा है ना। कैसे, अब इन्वायरमेंट में ही तो हुआ, आप पे आपके ऊपर ही तो वो गन पॉइंट की जा रही है, तो आप ही इन्वायरमेंट का हिस्सा होना, तो आप ही तो उसको इनपुट आउटपुट उसका ऑपरेशन कर रहे हो। अब इस सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर ऑपरेट करता है, ओके। देन सेफ्टी, अब सेफ्टी में ऑफन क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल कि अब मैं जैसे आपको बताया था कि इसका रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड होना मतलब फास्ट होना चाहिए, तो सेफ्टी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिटिकल मतलब एक एक डिग्री बहुत मैटर करती है, तो इसमें सेफ्टी बहुत क्रिटिकल होती है, इसमें थोड़ी सी कम क्रिटिकल होती है। नॉन क्रिटिकल तो ठीक है बोल सकते हैं हम लोग, बट थोड़ी सी कम होती है, ओके। साइज़ ऑफ डेटा फाइल्स स्मॉल मीडियम लार्ज। स्मॉल, अब स्मॉल और मीडियम साइज़ ऑफ डेटा फाइल्स हार्ड रियल टाइम यूज़ करता है। कैसे, अब सोचिए आप, अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आपको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा डेटा है तो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम तो कम होता है, रिस्पॉन्स टाइम कम है मतलब फाइल्स कम है, तो साइज़ ऑफ डेटा फाइल्स कम हुआ। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें साइज़ ऑफ क्या हुआ फाइल्स लार्ज मतलब ज़्यादा हुआ। अब रिडेंडेंसी टाइप एक्टिव चेक पॉइंट रिकवरी। रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, तो इसमें रिडेंडेंसी एक्टिव होती है और यहाँ पे चेक पॉइंट रिकवरी होती है। मतलब मैं अगर आपको समझाऊँ कि इन केस कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है होगा वो उसी टाइम मतलब ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग को एक बार रीबूट करना पड़ेगा। देन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, चेक पॉइंट बेसिस पर वर्क करता है। चेक पॉइंट आपको नहीं पता होंगे तो चेक पॉइंट्स हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आगे पढ़ेंगे।
तो चेक पॉइंट रिकवरी, चेक पॉइंट क्या होते हैं बेसिकली, वो पता रहता है कि इस टाइम पहले मेरा सिस्टम इस स्टेट में था तो वो इसी स्टेट में बैक चला जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा, वो अपना जो भी उसने एरर आया है, जो भी सिस्टम फेलियर है उसको रिकवर कर लेगा। देन 7 पॉइंट था डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रिटी मतलब होता है प्रभुत्ता। तो डेटा की इंटीग्रिटी इसमें शॉर्ट टर्म होती है, इसमें लॉन्ग टर्म होती है। अब एरर डिटेक्शन ऑटोनोमस यूज़र असिस्टेड कि एरर डिटेक्शन, एरर क्या होती है ऑटोनोमस। जैसे मैंने बताया थर्मोमीटर में जैसे आपने लगाया तो वो बीप करने लगता है अपने आप, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोनोमस होगी। और यहाँ पर यूज़र असिस्टेंट, जैसे कि वो ECG की मशीन होती है हर एक हॉस्पिटल में, है ना, तो वो उसमें डॉक्टर ही तो देख के बता पाता है कि हाँ ये है सही पेशेंट है या फिर जय श्री राम हो गया। तो ये एरर डिटेक्शन इसमें यूज़र असिस्टेड होती है। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में पढ़ लिया। अब इसकी ट्रिक क्या है, RPC SSRDE। तो इसकी ट्रिक है राम प्रसाद चौरसिया, सोते सोते रोते धोते इंग्लिश। मेरे को पता है चीज़ें रिलेट नहीं कर रही हैं, बस आपको ऐसे ही कुछ भी याद कर लेना, ना भूलने से तो अच्छा ये है कि राम प्रसाद चौरसिया सोते सोते रोते धोते इंग्लिश। राम प्रसाद चौरसिया सोते सोते रोते धोते इंग्लिश। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ा था। अभी एक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा ही कोई चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने टाइप की होती है, क्योंकि एक भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसके साथ एक नया टाइप जुड़ जाता है। तो अभी हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने जैसे आपको बताया था कि एक टाइम स्लॉट शेड्यूल या टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है पर्टिकुलर प्रोसेस को, प्रोग्राम को, कि आपको इतने टाइम स्लॉट एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद आप एग्जीक्यूट हो। तो यूजेस CPU शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू यूज सिस्टम इन एन एफिशिएंट मैनर। यहाँ पे CPU शेड्यूलिंग होती है कि CPU कितनी देर किसके साथ शेड्यूल, मतलब शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल मतलब होता है टाइम टेबल जैसा। तो CPU कितनी देर किसके साथ वर्क करेगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये CPU शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है ताकि जो सिस्टम है वो एफिशिएंट मैनर में वर्क कर सके। तो CPU कैन स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स फास्ट बिकॉज इट इज़ शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। अब यहाँ पे क्या, CPU जो है वो प्रोग्राम्स के बीच में ईजिली स्विच कर सकता है, क्योंकि जो भी CPU है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स के बीच में शेयर हुआ है। क्यों, टाइम स्लॉट के बेसिस पे शेयर हुआ है। मैंने बताया था कि 3-4 लोगों को साथ में बुला लिया है डॉक्टर साहब ने, और उन्होंने बोला है कि 5 मिनट में आपको देखूँगा, 10 मिनट आपको देखूँगा। तो क्योंकि सारी चीज़ें मेन मेमोरी में लोडेड हैं, तो जो स्विचिंग है वो बहुत ईजीली होगी, क्योंकि सारे लोग केबिन में हैं, तो सर को बार बार बुलाना नहीं पड़ेगा, तो प्रोसेस फास्ट होगा ना। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखें। दीज आर यूजली डेडिकेटेड और एम्बेडेड सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि ये सारे डेडिकेटेड सिस्टम होते हैं, जैसे कोई भी स्पेशल सिस्टम, जैसे कि मैंने कोविड वाली टेम्परेचर गन या आपकी ECG मशीन, तो उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने आप में ही चल रहे होते हैं मस्त मगन। तो दीज आर यूजली डेडिकेटेड मतलब अलग, और एम्बेडेड सिस्टम्स आपको नहीं पता है, एम्बेडेड सिस्टम्स यही होते हैं बेसिकली जिनमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेड होता है या स्टोर होता है। ओके, दे यूज़ मल्टीपल सेंसर्स एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब उसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग अलग होते हैं। जैसे आपका लेट से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये इनपुट डिवाइस है। ओके, आउटपुट डिवाइस क्या आपके पास मॉनिटर हो गया, क्योंकि उससे आपको आउटपुट मिल रहा है ना विजुअल फॉर्म में। तो ऐसे ही जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप समझो ECG में या आपकी कोविड वाले टेम्परेचर गन में क्या आउटपुट मिल रहा है आपको। हाँ, मान लिया एक डिस्प्ले है कि उसमें आउटपुट मिल रहा है, आपको आउटपुट शो हो रहा है, उसके अलावा इनपुट क्या दे रहे हो आप। इनपुट देने के लिए एक सेंसर लगा है ना, जो लेज़र निकल रही है वो आपकी बॉडी को टच कर रही है, उसके बेसिस पर वो टेम्परेचर का इनपुट भेज रही है। तो जो इनपुट और आउटपुट है वो मल्टीपल सेंसर्स की हेल्प से स्टोर किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, The system ensures that the output will be generated in a fixed span of time. अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बताया था आपको कि रिस्पॉन्स टाइम जो होता है
वो बहुत ही स्लो होता है, मतलब बहुत ही स्लो, मतलब मेरा ये नहीं कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके, तो द सिस्टम इंश्योर्स, और इसमें सारी चीज़ें फिक्स फॉर्मेट में होती हैं। द सिस्टम इंश्योर्स दैट द आउटपुट विल बी जनरेटेड इन अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम। ये एक स्पैन ऑफ टाइम है कि मतलब मुझे 10 सेकंड में आउटपुट चाहिए, 10 सेकंड में ही आउटपुट आएगा। ठीक है, वैसे तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, 0.2 0.3 सेकंड के आसपास का टाइम दिया जाता है कोई भी चीज़ का आउटपुट जनरेट करने के लिए, वरना तब तक तो पेशेंट चला जाएगा कुछ ज़्यादा। जोक्स अपार्ट, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जाएँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? बटा हुआ। बटा हुआ मतलब बंटवारे की बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन अमंग मोर देन वन फिजिकल प्रोसेसर। अब इसमें क्या, एक बहुत सारे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे, प्रोसेसर एक था, CPU एक था। यहाँ पे प्रोसेसर बहुत सारे हैं। अब ठीक है, हर एक प्रोसेसर के पास अपनी खुद की मेमोरी होगी, कोई टाइम शेयरिंग नहीं होगी, और इसमें ये सारे जो प्रोसेसर हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन लाइन्स। नहीं समझा? मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक मेन सिस्टम था, उसने अपना, जैसे कोई भी, अब समझिए आपके पापा है, आपके पापा ने क्या किया, अपना, पापा को कोई काम करना था, पापा को जाना था बैंक, पापा को सेम टाइम सब्जी लेने जाना था, पापा को सेम टाइम कोई और सब सामान लेने जाना था बाज़ार से। आप 3 भाई हो, पापा ने क्या किया, अपना काम तीनों भाई को दे दिया, कह रहे बेटा जा तू बैंक जा, या बेटा तू सामान लेके आ, जा बेटा तू सब्जी लेके आ। तो अब पापा ने क्या किया, आप 3 अलग अलग, पापा के पास 3 प्रोग्राम थे, पापा ने आप 3 अलग अलग प्रोसेसर्स को डिवाइड कर दिया वो प्रोग्राम कि जाओ बेटा अपना खुद का करो जाके, तुम्हारे पास कोई क्लॉक शेयरिंग नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन लाइन, आपको मोबाइल है कि हाँ भैया मेरे को सब्जी मिल गई, मैं घर आ रहा हूँ, हाँ भैया मेरे को, मैं बैंक आ गया, मैं पैसे जमा कर दिए, पैसे निकाल लिए, मैं घर आ रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। कोई क्लॉक शेयरिंग मतलब आप कोई टाइम बेसिस पे नहीं कि भाई तुम ये काम थोड़ी देर करोगे, तुम्हें काम नहीं, आपको एक टास्क मिला है, आपको टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो जो अपने टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने का प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है। ओके, सब्सक्राइब टू स्मार्ट इंजीनियर बाबू, ये मत भूलिएगा। नाउ मूविंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में। सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, जिसमें रैम के अंदर मोर देन 1 प्रोग्राम्स एक साथ लोड हो जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। याद रखना, लोड हो गए, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, मतलब सर ने केबिन पे 2 लोगों को बुला लिया साथ में, लेकिन ट्रीट नहीं किया है। ट्रीट तो वो एक एक करके ही करेंगे, पहले एक को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, तब तक दूसरा वेट करेगा। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मैंने बता दिया था आपको देखना हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा। अब हम लोग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हियर मोर देन 1 प्रोसेसर आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। यहाँ पे क्या, जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि हियर मोर देन 1 प्रोसेसर्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। यहाँ पे एक से अधिक प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो 2-3 चीज़ें शेयर कर रहे होंगे आपस में, जैसे नेटवर्क शेयर कर रहे होंगे। बिना नेटवर्क के तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हो आप। जैसे दो मोबाइल के डिफरेंट व्हाट्सएप, जैसे मैं हूँ वहाँ पर, हम दोनों आपस में चैट कर रहे हैं, तो हम दोनों को क्या क्या चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे आपस में। नेटवर्क एक शेयर करेंगे, मेरा जियो है, मेरा एयरटेल है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन नेटवर्क तो शेयर कर रहे हैं, तभी तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैसेज भेज पा रहे हैं। दूसरी चीज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस, कि अब हम लोग के पास कीबोर्ड ही नहीं होगा हम लोग के पीसी में या अपने हम लोग के मोबाइल फ़ोन में, तो हम लोग क्या शेयर करेंगे भाई। तो हम लोग को नेटवर्क चाहिए होता है, दे शेयर नेटवर्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड समटाइम्स मेमोरी। कई बार मेमोरी भी आपस में शेयर करते हैं ये प्रोसेसर्स। इट इज़ पॉसिबल दैट 2 प्रोसेसर्स रन साइमल्टेनियसली और पैरेलली। अब इसमें क्या होता है, इसका नाम ही मल्टी प्रोसेसर, तो मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं इसमें। अब अगर हम लोग इसके टाइप्स पढ़ें तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नो, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, दे रन द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द CPU शेयर द कॉमन मेमोरी। कि जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मतलब कोई एक टास्क है, जैसे मान लीजिए आपके पापा को जायदाद का बंटवारा करना था, उन्होंने बोला जाओ बेटा 5 फीट गड्ढा खोद के आओ, तो उन्होंने 4 भाइयों को दे दिया गड्ढा खोद के आओ, तो सारे सेम काम कर रहे हैं, है ना।
तो ये यही सेम काम इसमें भी है कि यहाँ पे सेम टास्क हर एक प्रोसेसर को असाइन हो जाता है, जिससे बेटर रिजल्ट आता है, जिससे इफ़िशियंट रिजल्ट आता है। वही रिजल्ट ऊपर एक्सेस कर लिया जाता है, वही रिजल्ट आउटपुट के फॉर्मेट में यूज़र को दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो अब वो चारों भाई साथ में अलग अलग जाके वर्क कर रहे हैं अपना, लेकिन वर्क तो सेम कर रहे हैं ना। वही कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में आता है। अब इसमें ऑल द CPU शेयर द कॉमन मेमोरी। ये आपको याद रखना है कि जो भी सारे CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर, तो जो भी CPU है वो एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। ओके, सारे CPU। अब एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, हेयर ईच प्रोसेसर डू डिफरेंट टास्क। यहाँ पे क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक को बैंक भेजा, एक को सब्जी लेने भेजा, एक को कोई और सामान लेने भेजा, तो यहाँ पे वैसे ही हर एक प्रोसेसर को अलग अलग टास्क करना होता है। इट फॉलोज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आपको समझनी है तो मैंने आगे और समझाया हुआ है, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जैसे क्या होता है, मास्टर मतलब क्या होता है मालिक, स्लेव मतलब होता है गुलाम। ओके, तो जो मालिक और गुलाम का रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप यहाँ पे एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स में भी होता है कि एक प्रोसेसर जो होता है वो मालिक होता है और मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं उसके स्लेव होते हैं। तो वो जो मालिक प्रोसेसर होता है वो अपना काम दूसरे अपने स्लेव प्रोसेसर से कराता है, मार के क्यों कराएगा, पैसे देता है। समझते ही नहीं हो आप लोग। अब हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग। बड़ा मल्टी आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। मल्टी प्रोग्रामिंग अलग होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग याद रखोगे आप, स्मार्ट इंजीनियर बाबू के हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, वहाँ पे 2-3 लोगों को साथ में बुला लिया केबिन में, लेकिन ट्रीट एक को किया। ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या था कि मल्टीपल प्रोसेसर साथ में, वही जो मैंने बताया आपको ना कि एक पापा जी ने अपने बच्चों को भेजा सामान लेने के लिए, तो इससे मल्टी प्रोसेसर आप डिफाइन कर देंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये कोर कॉन्सेप्ट्स थे। उसके अलावा हम लोग मल्टी थ्रेडिंग, अगर हम लोग इनको एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग आती है। इट इनेबल्स द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि जो मल्टीटास्किंग का आइडिया है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ आइडिया और जनरलाइज टर्म्स के बारे में बात किया था, लेकिन इसको इनेबल कैसे किया जाता है वो मल्टी थ्रेडिंग के हेल्प से किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसमें अगर आपको मल्टीटास्किंग इनेबल करनी है तो आपको मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। जिन्होंने जावा, अगर आपने जावा पढ़ी है तो उसमें थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये वही थ्रेड है। सो थ्रेड्स कैन रन पैरेलल। अगर मल्टीटास्किंग करनी है तो थ्रेड्स क्या होती है, थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो थ्रेड होता है। ओके, थ्रेड एक मेमोरी होती है, छोटी सी मेमोरी जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस स्टोर हो जाती है। तो थ्रेड कैन रन पैरेलल मतलब ये साथ में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ वर्क कर सकते हैं। थ्रेड्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल। थ्रेड्स की खुद की लाइफ साइकिल होती है कि थ्रेड कब क्रिएट होगा, कब रन होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा, कब स्टॉप पॉइंट में होगा, कब वेटिंग स्टेट में होगा। ओके, मल्टीपल उसके स्टेट्स होते हैं लाइफ साइकिल के, आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। इतना रेलेवेंट नहीं है वो, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थ्रेड्स वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियोरिटी पे। अब थ्रेड क्या है, प्रियोरिटी क्यों के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अब समझिए, आप लोग एक लाइन में लगे हुए हो, ठीक है। उस लाइन में क्या हो रहा है, कुछ खाना बट रहा है, तो आप नॉर्मल इंसान हो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, हम लोग नॉर्मल इंसान लाइन में लगे हुए हैं कि हाँ भाई अभी मेरे को अब खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। पीछे से मंत्री जी आए, अब मंत्री जी के लाइन में लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री जी की प्रियोरिटी आपसे ज़्यादा है, आपको वहाँ पे प्रियोरिटी कम है। मतलब मंत्री जी प्रियोरिटी क्यों में हम लोग से ऊपर है, तो मंत्री जी को पहले खाना मिलेगा, हम लोग को बाद में मिलेगा। तो थ्रेड्स भी आते होते हैं, जिस थ्रेड की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है, जिस थ्रेड की प्रियोरिटी कम होती है वो थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होता है। ओके, मंत्री जी से याद रखिए। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग वही अपने पिताजी और बेटा जी वाला, मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सा, हॉस्पिटल वाला। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा उसका डिफरेंस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिक्स तो आपको पता ही है। इट रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल CPUs ऑफ एट अ टाइम। मल्टीपल प्रोसेसर साथ वर्क कर रहे होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है कि इसमें मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम लेके रख लेते हैं। इट यूजेस मल्टीपल CPU। यहाँ पे मल्टीपल CPU की जैसे कि नाम में ही है मल्टी प्रोसेसिंग, तो मल्टीपल CPUs यूज़ होते हैं।
लेकिन यहाँ पे मेन मेमोरी में प्रोग्राम मल्टीपल स्टोर हो जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो एक का एक करके ही होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक CPU यूज़ होता है, ठीक है। इट अलाउज पैरेलल प्रोसेसिंग, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ होती है। और यहाँ पे स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स टेक प्लेस, मतलब स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम कैसे, स्विचिंग बिटवीन पर्सनस, स्विचिंग बिटवीन पेशेंट। आप बोल सकते हो कि पेशेंट, जैसे पेशेंट के बीच में स्विच कर रहे थे कि हाँ भाई अब तुमको देख लिया, आप जाओ, मैं दूसरे पे स्विच कर रहा हूँ, मैं अब दूसरे को देखूँगा। तो ऐसे ही CPU बोलता है कि हाँ प्रोग्राम 1 तुम चल चुके हो, अब तुम जाओ, मैं प्रोग्राम 2 को चलाऊँगा। तो स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स टेक प्लेस। बट मल्टी प्रोसेसिंग में ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब पैरेलल भी प्रोसेसर वर्क कर सकते हैं। जब पैरेलल चल रहे होंगे, साथ में चल रहे होंगे, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर समझिए कि डॉक्टर साहब 4-5 लोगों को साथ में देख रहे होंगे तो टाइम कम लगेगा, बट अगर एक एक करके देख रहे होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही चीज़ें हम मोर टाइम टेकिंग, मतलब अगर सारे प्रोग्राम्स एक एक करके चल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अब अगर अब हम लोगों को प्रोसेसर, आप जानते हो एक प्रोसेसर जो होता है ना, एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है अपने कोई भी मोबाइल फ़ोन का, अपने कोई भी PC का। जैसे PC में नहीं बोलते हम लोग कि i3 का 5th gen ले लिया मैंने, i3 का 12th gen ले लिया, नया वाला प्रोसेसर। तो प्रोसेसर बहुत महंगा होता है। तो अगर एक प्रोसेसर लेने में तो हम लोग को 30,000 40,000 पड़ जाता है, सब कुछ मिला के पैकेज में। सो अगर हम लोग को मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए होंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और यहाँ पे तो सिर्फ एक CPU चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये बेसिक 5 पॉइंट हम लोग के डिफरेंस में हो गए, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के डिफरेंस में, ओके। अब अगर आपको और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस देखने हैं तो सारी पूरी प्लेलिस्ट स्मार्ट इंजीनियर बाबू यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। तो हम लोग नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि जो पिताजी थे उन्होंने अपने बच्चों को सेम काम दिया था, जायदाद बंटवारे के लिए, 5 फीट गद्दा खोदो, ठीक है। और जो एसिमेट्रिक था उसमें अलग अलग काम दिया था। तो अब पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको डिफरेंस लिखनी है, ओके। तो पैरामीटर क्या है, आर्किटेक्चर। ऑल प्रोसेसर आर इन सिमेट्रिक मैनर, क्योंकि सारे जो प्रोसेसर होते हैं सेम काम कर रहे होते हैं, तो आर्किटेक्चर उनका क्या होगा, सेम होगा। एसिमेट्रिक मैनर में क्या होगा कि सारी चीज़ें डिफरेंट, सारे जो भी प्रोसेसर्स होंगे वो डिफरेंट वर्क कर रहे होंगे, तो उनका आर्किटेक्चर, उनका स्ट्रक्चर, उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होगा, ओके। नाउ द कम्युनिकेशन कैसे होगा, बाय शेयर्ड मेमोरी। अब अगर साथ में एक ही आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हैं तो शेयर्ड मेमोरी की हेल्प से वो प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिक में प्रोसेसर डोंट नीड टू कंट्रोल, मतलब प्रोसेसर्स को बात करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के अंदर है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्या होती है, बताया था, मालिक नौकर वाली होती है। क्योंकि अब उनको एक ऊपर अपर बॉडी बैठी हुई है जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उनको आपस में बात करने की नीड ही नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं। फेलियर, प्रोसेस फेलियर रिड्यूसेस कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। अब अगर इसमें से कोई भी एक भी प्रोसेस फेल हो जाती है तो जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में इफ़ अ मास्टर प्रोसेसर फेल्स, अगर कोई मास्टर प्रोसेसर फेल होता है तो स्लेव प्रोसेसर बिकम्स मास्टर। जैसे कोई भी मालिक है, मर गया, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई मालिक है उसको कुछ हो गया, बाहर चला गया, तो नौकरों में एक हेड होता है ना जो कहेगा अब तो मैं मालिक हूँ भाई। तो वही सिस्टम है कि इफ़ मास्टर प्रोसेसर फेल्स, अगर मास्टर प्रोसेसर नहीं प्रेजेंट है तो जो स्लेव प्रोसेसर है वो मास्टर बन जाता है, ओके। नाउ ईज मतलब ईज टू यूज, ईज टू इम्प्लीमेंट, ईजी टू इनेबल। ईजी टू इनेबल कौन सा, सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे प्रोसेसर हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक फिक्स्ड फॉर्मेट में रखना होता है, ठीक है। और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इजी टू इम्प्लीमेंट और सिंपल है। समझ गया, आई होप आपको समझ आया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग के पास अब बहुत देर से मास्टर स्लेव चल रहा है ना, तो हम लोग चल के मास्टर स्लेव पढ़ ही लेते हैं। तो मास्टर स्लेव कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है।
मास्टर स्लेव कंप्यूटिंग देखे मैंने लिखा है मालिक नौकर नौकर, एक मालिक है जो अपने नौकर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। यही मास्टर स्लेव कंप्यूटिंग या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होती है। ओके ठीक। नाउ अब टू डू आपके लिए टू डू है, ठीक है। आपको एक काम करना है, डिफरेंस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी अच्छे से पढ़ा है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी अच्छे से पढ़ा है विद एन एनालॉजी ऑफ हॉस्पिटल। ओके, इसका आपको डिफरेंस पढ़ना है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ। बैच प्रोसेसिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एग्जांपल है AutoEXEC.bat। ये .bat क्या है? .apk जैसे आप जानते हो ना, .apk एंड्रॉयड फाइल एक्सटेंशन होता है। ओके, तो .bat है जो .batch, वो बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो AutoEXEC जो है ऑटो एग्जीक्यूटेबल, एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी बैच फाइल है जो जब कंप्यूटर बूट होता है तो वो अपने आप रन होती है। ओके, तो ये आप एग्जांपल्स में ये लिख सकते हो AutoEXEC.bat, दिस इज़ अ बैच फाइल। बस ये इसका एग्जांपल है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो मैंने आपको बताया था रनिंग यूट्यूब एंड व्हाट्सएप एट द सेम टाइम, ठीक। या आप कोई भी दो पर्टिकुलर काम साथ में कर रहे हो, तो ये क्या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया। ओके, नाउ स्पूलिंग। अब स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग सबसे पहली चीज़ तो स्पूलिंग इज एक्रोनियम फॉर एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम मतलब फुल फॉर्म। ओके, स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ये तो स्पूल हुआ। इंग क्या है? स्पूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पूल, ठीक है, बस कुछ नहीं है। जैसे रन रनिंग, ठीक है, स्विम स्विमिंग, वैसे ही स्पूल स्पूलिंग। ओके, तो अब साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल मतलब होता है इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल मतलब इनपुट और आउटपुट। ओके, तो जो भी इनपुट आउटपुट है उसको आप साइमल्टेनियसली वर्क करना स्पूलिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं तो स्पूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग टास्क जॉब इन अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी सो दैट CPU कैन एक्सेस देम व्हेन इट इज़ फ्री। तो स्पूलिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी टास्क और जॉब्स हैं उनको मेमोरी के एक स्पेशल एरिया में रख देते हैं ताकि जब भी CPU को नीड हो तो CPU उनको एक्सेस कर सके, राइट। आपसे जब भी स्पूलिंग पूछा जाएगा तो आप एक ये डायग्राम जरूर बना के आओगे। इसमें डिस्क, मेमोरी, कार्ड रीडर, प्रिंटर, ये एक प्रिंट स्पूलिंग का डायग्राम है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि समझिए, हमने एक PC था हमारे पास, उस PC में हमने एक कार्ड रीडर लगाया। ये कार्ड रीडर मतलब पेन ड्राइव। ओके, तो पेन ड्राइव में एक हम लोग के पास फ़ोटो पड़ी हुई है, एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है हम, और यहाँ पे एक प्रिंटर कनेक्ट है PC से। यहाँ एक बेसिकली एक PC इमेजिन कर लीजिए आप। तो इस PC में कार्ड रीडर लगा हुआ है और एक साइड प्रिंटर कनेक्ट है। तो जब इस PC से हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटिंग करेंगे। अभी हम लोगों ने कॉपी नहीं की है, समझिएगा कि हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट को कॉपी नहीं किया है। यहाँ से इनपुट जाएगा और यहीं से यहाँ से आउटपुट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो PC होगा वो एक स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी लेगा, उसके अंदर पहले उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डॉक्यूमेंट को कॉपी करता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा, कॉपी करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। यही प्रोसेस स्पूलिंग कहलाता है। आप इसको सेम वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे ही ये चीज़ एक्सप्लेन करने में आपका आधा पेज चला जाएगा। नाउ कुछ और पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ यूजफुल बिकॉज डिवाइस एक्सेस डेटा इज डिफरेंट रेट्स, ठीक है। अब ये यूज़फुल क्यों यूज़फुल है? ठीक है, मैं तो पढ़ लिया, क्यों यूज़फुल है बता दो। यूज़फुल इसलिए है क्योंकि समझिए कुछ किसी भी चीज़, किसी भी कोई प्रोसेसर है, उसकी रीडिंग स्पीड अलग होती है, उसकी प्रिंटिंग स्पीड अलग होगी, ठीक है। समझिए रीड उसने कुछ रीड वो 2 लाइन कर पाया, प्रिंटिंग उसकी आधी लाइन की हुई है, तो ये 2 लाइन हट के वो 4 लाइन हो जाएंगी, फिर आधी लाइन प्रिंट होगी, तो ऐसे तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो डेटा की जो एक्सेसिंग रेट होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोग बीच में एक स्पेशल मेमोरी एरिया यूज़ कर लेते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज प्रिंट स्पूलिंग। प्रिंट स्पूलिंग मैंने आपको समझा दिया, आप इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दीजिएगा। ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ स्पूलिंग और बफरिंग। बफरिंग आपने सुना होगा बहुत बार। बफरिंग क्या होता है? जैसे ना मूवी, हम लोग अभी तो खैर नहीं है 4G के टाइम में, बट जब हम लोग 2G जो भी चलाते होंगे, हम लोगों के मिलेनियल्स, जेनजी को तो नहीं पता होगा बफरिंग क्या होती है, तो हम लोगों मिलेनियल्स को पता होगा कि जब भी यूट्यूब हम लोग चलाते थे तो कोई वीडियो लोड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते थे अरे वीडियो बफर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बफर हो रहा है। ओके, सो
वही बफरिंग होती है। सो स्पूलिंग और बफरिंग में डिफरेंस क्या है, या मतलब स्पूलिंग कैसे बेटर है बफरिंग से, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द स्पूलिंग यूजेस अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर। तो स्पूलिंग क्या है, बफर क्या होता था, बफर ना छोटी छोटी डिस्क लेता था, छोटी डिस्क यूज़ करता था। और स्पूलिंग क्या करता है, बड़ा स्पेस ले लेता है डिस्क का, ताकि बड़ी चीज़ें स्टोर कर सके, या बड़ा इधर से डेटा लेके इस मेमोरी में स्टोर कर सके और बाद में प्रिंट कर सके। ओके, तो स्पूलिंग यूजेस अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर। इट इज़ केपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन डिफरेंट जॉब्स। ये स्पूलिंग जो होता है, अब बफरिंग में क्या था कि इनपुट और आउटपुट साथ में नहीं हो सकता था, या तो आउटपुट हो गया तो इनपुट होगा, बट स्पूलिंग में इनपुट और आउटपुट साथ में चल रहा है। आप देखिए ना, कार्ड रीडर से इनपुट जा रहा है और मेमोरी से आउटपुट जा रहा है, इधर से आया इधर गया, राइट। यहाँ से देखिए आप, ये शेयर्ड एरिया है, यहाँ से डिस्क में गया, ये शेयर्ड एरिया में, फिर यहाँ से मेमोरी से डेटा गया, वहाँ से रिपीट होकर आउटपुट वापस आया, फिर ये आउटपुट प्रिंटर में गया। तो ये था बेसिक स्पूलिंग के बारे में, ठीक। हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये बेसिकली दो क्वेश्चंस थे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, मैं दोनों आपको समझा दूंगा इसी में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 4 अप्रोच से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड अप्रोच, माइक्रो कर्नल्स, मॉड्यूल्स, ठीक है। हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमारा चैनल है स्मार्ट इंजीनियर बाबू नाम से, आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। सो जो हमारा फर्स्ट अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, वो है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल मतलब सब कुछ सिंपल, जनरल, ठीक है। सिंपल का मतलब होता है इट फॉलोज लीनियर एग्जीक्यूशन, कि जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसे फ्लो में चलता रहेगा, लीनियर, ऊपर से शुरू हुआ नीचे चलता गया। सो MS-DOS इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। MS-DOS जो सबसे पहले आता था, माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो MS-DOS उसका एक एग्जांपल है सिस्टम सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का। MS-DOS इज़ रिटन टू प्रोवाइड द मोस्ट फंक्शनैलिटी इन द लीस्ट स्पेस। MS-DOS एक ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटी कम स्पेस में दे दी गई थी, या कम स्पेस में दी जाए, या ऐसे नहीं है। आपको ऐसे समझाऊँ तो कि अगर आपको कोई भी लेस स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो MS-DOS एक वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। हियर द आर्किटेक्चर इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था वो मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं था। क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन लीनियर होता था, तो मॉड्यूल्स में क्यों डिवाइड होना है। अब यहाँ पे अगर इसका डायग्राम है वो हम समझते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम से रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, MS-DOS डिवाइस ड्राइवर्स, ROM बायोस डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये आपस में देखिए लीनियरली कनेक्टेड है। एप्लीकेशन प्रोग्राम से हम लोग रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम पे गए, MS-DOS डिवाइस ड्राइवर्स पे गए, फिर ROM बायोस डिवाइस ड्राइवर्स पे गए, तो ये सारी चीज़ें लीनियरली आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक लीनियर एग्जीक्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी जगह प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसे करके एक लीनियर स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपको मार्क्स उतने मिलेंगे। ओके, अब जो सेकंड अप्रोच ऑफ डिज़ाइनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लेयर्ड अप्रोच। ओके, इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज लेयर्स कैन ऑल्सो भी रिफर्ड एज लेवल्स। इन लेयर को हम लोग लेवल भी बोल सकते हैं। अब जो बॉटम लेयर इस स्ट्रक्चर की होती है उसको हार्डवेयर बोलते हैं। यहाँ जो हार्डवेयर उसको बॉटम लेयर से या लेवल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो टॉप लेयर होती है लेवल N की, वो यूज़र इंटरफेस होती है। ओके, अगर हम लोग से डायग्राम की बात करें तो लेवल 0 जो है वो हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बीच में मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस, एप्लीकेशंस, बहुत कुछ आएगा। और जो लेयर N है, लेवल टॉप लेवल, ये टॉप लेवल है ना, देखिए ना, टॉप लेयर है, तो ये यूज़र इंटरफेस को डिफाइन कर रही है। ओके, देन हम लोग अब थर्ड टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि है माइक्रो कर्नल। दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर मैसेज पासिंग बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। तो माइक्रो कर्नल क्या होते हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूज़र एंड सिस्टम के बीच में मैसेज पासिंग के लिए यूज़ होते हैं।
These kind of structures are used for message passing, जैसे यूज़र और सिस्टम. यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है तो वो एक मैसेज के फॉर्म में सिस्टम तक जाता है ना. जैसे आपने कोई क्लिक दबाया तो वो एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ क्लिक करो, तो वो क्लिक का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किसी मैसेज के फॉर्म में सिस्टम तक जाता है. तो ये जो एक प्रोसेस है वो माइक्रो कर्नल्स हैंडल करते हैं. ओके ना, अब हम लोग जो फोर्थ अप्रोच है ऑफ डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, दैट इज़ मॉड्यूल्स अप्रोच, मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच, जो आजकल लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉलो हो रहा है. हियर होल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स. जो पूरा सिस्टम है वो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड हो जाता है. ओके, कोई एक बड़ा सिस्टम है उसको डिफरेंट छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं. जैसे एक कोई वेबसाइट है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गई, राइट. वैसे ही ईच एंड एवरी मॉड्यूल हैज़ इट्स ओन टास्क टू डू. हर एक मॉड्यूल का एक अलग टास्क होता है. दिस इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ कर्नल्स. हेयर कर्नल्स कंटेन वेरियल कोर कॉन्सेप्ट. अब जैसे हर एक मॉड्यूल अपने आप में कुछ कर्नल्स या अपने आप में कुछ मैसेज पासिंग स्टोर करता है, ठीक है. तो वैसे ही दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ कर्नल्स. ये कर्नल्स का एक्सटेंशन है. हेयर कर्नल्स कंटेन वेरियस कोर कंपोनेंट्स एंड लिंक्स एंड एडिशनल सर्विसेज. कि जब कर्नल से हम लोगों को काम नहीं चल पा रहा था तो हम लोगों ने मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया था, ठीक है. तो कर्नल्स में कुछ कोर कंपोनेंट्स और एडिशनल लिंक को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो उससे मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच हम लोग का सामने आया. दिस अप्रोच अलाउज सर्टन फीचर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड डायनेमिकली. इससे क्या होता है, इस अप्रोच से कुछ फीचर्स हम लोग डायनेमिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब रन टाइम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है. जैसे मॉड्यूल बेस्ड में क्या है, कोई भी समझिए आप कोई भी फाइल आपने एक प्लेस से दूसरी जगह कॉपी की, ठीक है, कॉपी पेस्ट का आपने ऑपरेशन किया, तो उस ऑपरेशन के बाद क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होता है? कभी नहीं होता. अगर रीस्टार्ट हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल लोड है. तो इस अप्रोच से हम लोग कोई सर्टेन फीचर्स डायनेमिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये डायनेमिकली रन टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ है ना. दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सबसे, अब मैंने आपको बता दिया ये, क्योंकि जो सबसे लास्ट मोस्टली जो है सबसे एफिशिएंट और सबसे फास्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही है, मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच है. दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैक ओएस, विंडोज़, etc. हम लोग के पास थोड़ा सा लेयर्ड अप्रोच के बारे में बचा हुआ है. लेयर्ड अप्रोच की थोड़ी सी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेयर्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है. जो सबसे लोअर लेवल 0 होता है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसमें हार्डवेयर होता है, और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है लेवल N होता है, वो यूज़र इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. तो लेयर्ड अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस होते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच इज सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डीबगिंग. की जो मेन एडवांटेज होता है वो कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होता है, और जब कंस्ट्रक्शन ईजी होगा तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डीबग करना भी आसान होगा. डीबग करना होता है मतलब प्रॉब्लम निकालना. तो कंस्ट्रक्शन आसान है तो उसमें प्रॉब्लम फाइंड करना भी आसान है. सिंपल डीबगिंग एंड सिस्टम वेरिफिकेशन, सेम चीज़ में लिखी, सिंपल डीबगिंग बस सिस्टम वेरिफिकेशन, क्योंकि ईजिली वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो ईजिली एक्सेस हो पाएगा, तो ईजिली उसको वेरीफाई कर पाएंगे. देन ईजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव. जब ईजिली कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ही होती है सर. ओके नाउ, अब ये तो एडवांटेजेस हो गए, लगभग चारों एडवांटेजेस साथ में रिलेट कर रहे हैं, आप लिख सकते हो. डिसएडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच. लेयर्ड अप्रोच के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? केयरफुल प्लानिंग रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग लेयर्स. अब जो लेयर्स होती है ना, जैसे मैंने अभी बता दिया कि लेवल 0 है, जो सबसे बॉटम लेयर है उसमें तो हार्डवेयर है, सबसे टॉप लेयर उसमें यूज़र इंटरफेस है, लेकिन बीच की लेयर में क्या होगा? तो जो लेयर को डिफाइन करने की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ही केयरफुली करनी होती है हम लोग को. तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है. दे आर लेस एफिशिएंट देन अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच, तो ये उससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है, सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हम लोग को लेयरिंग करनी पड़ती है. दिस अप्रोच हैव लेस फंक्शनैलिटीज़ दैन अदर अप्रोचेस. हाँ ठीक है, दूसरे अप्रोचेस जैसे मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच है उससे कम फंक्शनैलिटीज़ इसमें होती है. जैसे इसमें प्रोसेसेस को कोई भी फंक्शनैलिटीज़ को हम लोग डायनेमिकली नहीं चला सकते हैं.
Okay. Now, moving towards the next topic, we are going to discuss about components of operating system. So, operating system के component क्या होते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इन चारों के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? आपको एक लाइन तो याद रखनी, कीप ट्रैक्स ऑफ यूज़ ऑफ मेन मेमोरी, कीप ट्रैक्स ऑफ, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे साथ में एक लाइन कॉपी हो रही है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेन मेमोरी को ट्रैक करता है कि उस कितनी मेन मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर हाउ मच मेन मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू विच प्रोसेस, किस प्रोसेस को कितनी मेन मेमोरी एलोकेट हुई है। फिर एलोकेशन, अब ये तो क्या पता लगा कि ना इसने कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है प्रोसेस को। फिर उसके बाद प्रोसेस को कोई एलोकेट भी तो कर रहा है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेशन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो एलोकेट कर रहा है। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट और डी एलोकेट कर रहा है मेमोरी किसी भी प्रोसेस के लिए। ओके, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। सो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है कि देखो सेम लाइन मैंने बोला ना आपको, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड प्रोसेसर। ओके, प्रोसेसर और प्रोसेसेस आप थोड़ा सेम बोल सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर एक कंपोनेंट होता है और प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर। तो क्या है ना, ये प्रोसेसर जो भी है कि प्रोसेसर कैसा वर्क कर रहा है और क्या स्टेटस है, वर्किंग स्टेट में या बंद स्टेट में, ये चीज़ सारी ट्रैक करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, एलोकेशन ऑफ सीपीयू टू अ प्रोसेस। अब सीपीयू क्या है? प्रोसेसर को प्रोसेस एलोकेट करता है कि हाँ ठीक है, बंदा तो है अपने पास काम कराने के लिए, कि उसको काम तो एलोकेट करोगे ना, तो प्रोसेसर तो है अपने पास, लेकिन उसको प्रोसेस तो एलोकेट करोगे, तो वो कौन करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब एलोकेशन कर सकते तो डी एलोकेशन भी तो करोगे, तो डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू भी प्रोसेसर मैनेजमेंट ही करता है। अब ये जो भी स्टेटस ऑफ प्रोसेसर और ट्रैकिंग ऑफ प्रोसेसर होता है, इसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर की टूल की हेल्प से करते हैं। एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, या एक टूल होता है जिसको ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, जो प्रोसेसर और उसके स्टेटस को ट्रैक करता है। ओके, देन हम लोग जो थर्ड कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, तो डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। ठीक, आईओ कंट्रोलर मैनेजेस ऑल डिवाइस, कि इसमें आईओ कंट्रोलर इज अ प्रोग्राम which manages all device which are connected to the operating system or a particular hardware device. Okay. अब allocate and deallocate device. So ये allocate और deallocate करता है मेमोरी डिवाइसेस को। अब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, आप समझिए डिवाइस क्या हो गया, कोई भी अपने पास पीसी था, उस पीसी में आपने माउस लगाया, आपने कीबोर्ड लगाया, तो ये दोनों डिवाइसेस हैं। तो इन डिवाइसेस को मैनेज कौन कर रहा है? डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है। ओके, वो सारे डिवाइसेस को ट्रैक कर रहा है कि हाँ सर 2 डिवाइस लग गए आपके में। फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, क्योंकि उनसे इनपुट आउटपुट ही जाना है, तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर उनको मैनेज कर रहा है। फिर अब जब वो लगे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ तो मेमोरी एलोकेट होगी, तो एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस भी डिवाइस मैनेजमेंट का ही काम है। देन जो फाइनल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? ट्रैक्स इन्फॉर्मेशन लोकेशन ऑफ फाइल्स। अब फाइल मैनेजमेंट क्या है? कोई भी फाइल आपकी पीसी में पड़ी हुई, कोई फ़ोटो पड़ी हुई है, ठीक है, लेट्स से आपके मोबाइल फ़ोन में कोई फ़ोटो पड़ी हुई है, तो फाइल मैनेजमेंट जो है वो आपकी फ़ोटो की इन्फॉर्मेशन हमेशा रखेगा अपने पास कि हाँ ये फ़ोटो कब क्लिक हुई थी सर, ये फ़ोटो आपने कितने पिक्सल की है, ये फ़ोटो का रेजोल्यूशन क्या है, ये फ़ोटो का आस्पेक्ट रेशियो क्या है, देन इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कि आपके किस फोल्डर में किस वाले प्लेस पे पड़ी हुई है। ओके, ऑल्सो नोन एज फाइल सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट को फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, एक इसका और सनोनियम पता है आपको? एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? रिसोर्सेज को एलोकेट एंड डी एलोकेट करता है, मतलब जो भी रिसोर्सेज मतलब फाइल्स। अब इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक बार फिर शुरू से बताता हूँ कि
कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है, कोई भी सिस्टम बूट होता है, तो उसकी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क एंड रैम अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। रैम इज़ मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क इज़ परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में जो भी फाइल्स स्टोर होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी लोड होती हैं आपकी मेन मेमोरी में, तब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइल्स का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन की फाइल मैनेजमेंट देखता है, राइट। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू इंजीनियर हब, स्मार्ट इंजीनियर हब। तो बोर होने की नीड नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाए, ठीक। तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, दैट इज़ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कुछ सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक चार्ट बना हुआ है, आपको ज़्यादा डरने की नीड नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक भी दी हुई है, मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको ट्रिक बताऊँ। तो जो इसकी पहली सर्विस है दैट इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसकी अगली जो सर्विस है दैट इज़ फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, एरर डिटेक्शन, IO ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब क्या है? कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्विस प्रोवाइड करता है ना कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, उसको चलाओ। अब सोचो कि कोई ऐप इंस्टॉल करके चला ही नहीं सकते हो, तो क्या फ़ायदा हुआ आपके मोबाइल फ़ोन का, आपके PC का, है ना। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की आपको शक्ति देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की, आप फाइल्स कुछ स्टोर है ना PC में, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। तो फाइल सिस्टम में मैनिपुलेशन करने की शक्ति आपको प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन की भी शक्ति आपको प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आप डिटेक्ट कर सकते हो ग्राफिकली। आजकल तो बहुत एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, विंडो 11। IO ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन भी कर सकते हैं ना, जैसे टाइपिंग सीख रहे हैं या कोई भी गेम खेलना है, तो हमने कोई कीबोर्ड पे कोई की दबाई पर्टिकुलर, उससे हम लोग को कोई आउटपुट मिला कि हाँ अपना जो कैरेक्टर था उसने शूट किया, ओके। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने की भी शक्ति देता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को, यूज़र्स को, ओके। कम्युनिकेशन की देता है आपको, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेयर टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कम्युनिकेट या शेयर अ रिसोर्स विद ईच अदर, ठीक है। जैसे कोई मैसेज है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस गया, तो ये दोनों में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ, ओके। तो कम्युनिकेशन करने की या कोई भी रिसोर्स शेयर करने की शक्ति भी हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती है। बड़ा शक्तिशाली ना ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कुछ और बचे हैं 2 पॉइंट्स, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन आपने पढ़ ही दिया, तो रिसोर्स का जो एलोकेशन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। किस प्रोसेस को कितना रिसोर्स मिलेगा, है ना, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी। कि अब प्रोग्राम को नीड थी 2 KB की और आपने दे दी 20 MB, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि हम तो यूज़र हैं, हमें तो पता नहीं किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है सर, वो तो प्रोग्राम है सर, वो अपनी तरह नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रोग्राम को रिसोर्स भी एलोकेट करता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रोग्राम को, ओके। सो हियर इज ए ट्रिक जिससे कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न कर सकते हैं, दैट इज CRPF PIE, CRPF PIE। CRPF आप लोग सब जानते होंगे ना, सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। CRPF PIE, ओके। नाउ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता। और कहीं ना आपने अपने मोबाइल फ़ोन में देखा ही होगा इसको, दैट इज़ कर्नल वर्जन, आपने सुना होगा मोबाइल में। सो इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सबसे मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ हार्डवेयर। जो भी एप्लीकेशन है और हार्डवेयर है उसके बीच में देखिए पुल बना हुआ है मस्त लकड़ी का, है ना, ये ब्रिज ही कर्नल होता है। तो कर्नल वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड एक्चुअल प्रोसेसिंग एट हार्डवेयर लेवल, कि जो भी हार्डवेयर और एप्लीकेशन उनके बीच में जो ब्रिज का वर्क करता है वो कर्नल होता है, ओके।
कुछ और पॉइंट्स हम लोगों के पास। कर्नल इज़ हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है कर्नल, ठीक है। इट प्रोवाइड द लोएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर। जो कर्नल होता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। समझिए कि आप कोई भी चीज़, कोई भी फाइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कॉपी कर रहे हो, तो आपको तो इससे मतलब होगा कि मेरी फाइल इस वाले फोल्डर से इस वाले फोल्डर में गई। आपको इससे तो मतलब नहीं है कि अंदर क्या बिट्स, क्या बाइट्स, क्या प्रोसेस हुआ, क्या प्रोग्राम चला, नहीं ना, नहीं। तो वो जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपसे हाइड की जा रही हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स। तो जो कर्नल है, कर्नल ये काम करता है कि जो भी हार्डवेयर की जो डिटेल्स हैं, जो भी डेटा प्रोसेसिंग डिटेल्स हैं, वो आपसे हाइड करता है। सो कर्नल लोएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कर्नल कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। वो ऑपरेशंस क्या है? कंट्रोल द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की स्टेट को कंट्रोल करता है। प्रोवाइड मेमोरी फॉर प्रोसेस रनिंग, प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट प्रोसेस, प्रोसेस को एलोकेट और डी एलोकेट करता है कि कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में जाएगी, कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं जाएगी। नाउ कर्नल मेंटेन्स अ टाइम टेबल सो दैट सीपीयू शेड्यूलिंग कैन बी डन। अब हम लोगों ने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसमें टाइम बेसिस पे हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम करते थे। सिमिलरली कर्नल क्या करता है, टाइम टेबल बना के रखता है कि किस वाली प्रोसेस के लिए सीपीयू कब वर्क पे आएगा। ओके, मैनेजेस मेमोरी वर्किंग, मेमोरी कैसे वर्क कर रही है ये भी कर्नल वर्क करता है। अब कर्नल इतने सारे काम करता है ना, इसीलिए कर्नल को हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। बिना कर्नल के कुछ नहीं हो सकता ना। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, तो ये भी पढ़ लेते हैं कर्नल कितने टाइप के होते हैं। कर्नल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, री एंट्रेंट कर्नल्स, मोनोलिथिक कर्नल्स, माइक्रो कर्नल्स। री एंट्रेंट कर्नल्स क्या होते हैं, चलते पढ़ते हैं। दी कर्नल, दिस कर्नल इज one where many processors threads can execute at one time without affecting each other। अब क्या है ना, एक कर्नल एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, जो भी चीज़ वर्क कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें एक प्रोग्राम है, ठीक। सेट प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो कर्नल एक प्रोग्राम होता है। तो कर्नल जो री एंट्रेंट कर्नल है, वह कर्नल का वो टाइप है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ वर्क करती बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए। मतलब 3-4 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं बिना एक दूसरे से बात किए, बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए, बिना लड़ाई किए। ओके, तो ये क्या है? री एंट्रेंट कर्नल्स है। इफ़ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम देन अदर प्रोसेस डोंट इंटरप्ट एंड हैव टू वेट। ठीक, अगर कोई एक प्रोसेस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम पे वर्क कर रही है या कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो दूसरी प्रोसेस को रुकना पड़ेगा भाई। दूसरी प्रोसेस रुकेगी जब वो पहली वाली कर लेगी, तभी वो दूसरी वाली एग्जीक्यूट होने जाएगी, वरना फिर तो लड़ाई हो जाएगी ना, फिर तो एक दूसरे को इफेक्ट कर दिया उन्होंने। हम लोग अगले जब कर्नल के टाइप में बढ़ते हैं, दैट इज़ मोनोलिथिक कर्नल। इसमें कर्नल साइज, अब मोनोलिथिक कर्नल्स और माइक्रो कर्नल्स, इन दोनों के डिफरेंस दिए हुए थे बुक्स में, बट अगर मैंने आप ऐसे वे में लिखा है कि आप इनको डिफरेंस की तरह भी लिख सकते हो, आप इनको डेफिनेशन की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मोनोलिथिक कर्नल्स में कर्नल साइज लार्ज होता है। कर्नल साइज क्या? प्रोग्राम का साइज लार्ज होता है। अब मोनोलिथिक कर्नल्स इज कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इनसे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन करने में। अब इनका साइज लार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको होल्ड करता है। monolithic kernels contains all services of operating systems। okay, although जो भी monolithic kernels हैं वो सारी प्रोसेसेस या सारी जो भी सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको होल्ड करते हैं अपना, लेकिन उनका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, ठीक है। अब मोनोलिथिक कर्नल्स को चलाने के लिए या वर्क करने के लिए मैसेज पासिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो मोनोलिथिक कर्नल्स इसलिए फास्ट होते हैं। नाउ माइक्रो कर्नल्स क्या होते हैं? ये स्मॉल कर्नल साइज होते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, समझ रहे हो? माइक्रो कर्नल मतलब ये हो गया कि छोटा कर्नल साइज, छोटे प्रोग्राम। जब छोटे होंगे तो इजीली डिज़ाइन हो जाएंगे, बड़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, टाइम लगेगा डिज़ाइन करने में। ओनली IPC एंड लो लेवल सर्विसेज प्रोवाइडेड।
कि इसमें क्या होता है कि जो भी लो लेवल कुछ सर्विसेज, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, क्योंकि जिसका साइज़ ही स्मॉल है तो कुछ सर्विसेज या ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। नाउ स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम देन मोनोलिथिक कर्नल। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है मोनोलिथिक कर्नल से। दे रिक्वायर मैसेज पासिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इनमें मैसेज पासिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की नीड होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर्नल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल भी एक तरह से आप बोल सकते हो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दीज आर फंक्शंस कॉल्स दैट आर डन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। कोई भी सर्टेन टास्क आपको परफॉर्म करना है तो एक फंक्शन कॉल बुला करनी होती है। ठीक है, जैसे समझिए आपके घर में नल टूट गया, आप करोगे सही, चलो कर लोगे आप सही, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं आती तो आपके पापा क्या बोलेंगे, बेटा प्लम्बर को बुला दें। क्यों? क्योंकि प्लम्बर वो सर्टेन टास्क करने के लिए बना है। सो दीज आर फंक्शन कॉल दैट आर डन टू परफॉर्म सम टास्क। तो ये एक फंक्शन कॉल्स होती है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उसी फंक्शन को बुलाया जाता है। अगर नल खराब हुआ है तो प्लम्बर को बुलाएंगे, किचन का कुछ ख़राब हुआ है तो इसको बुलाएंगे, कुछ वुडन ख़राब हुआ है तो कारपेंटर को बुलाएंगे, etc. ओके, दीज आर मेजरली रिटन इन C and C++ और एनी अदर सिस्टम डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। सो ये जो फंक्शन कॉल या सिस्टम कॉल्स होती हैं ये बेसिकली मेजरली C++ एंड C में रिटर्न होती है, क्योंकि C and C++ आर सिस्टम डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। ओके, these system calls provide service to application while they were called। जब ये सिस्टम कॉल की जाती है, कोई फंक्शन बुलाया जाता है, कोई भी बंदे को बुलाया जाता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है ना एप्लीकेशंस को। वैसे ही ये सिस्टम कॉल जब भी कॉल की जाती हैं तो एप्लीकेशंस को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम कॉल की जाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के फॉर्म में हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट्स से प्रोग्राम इन C++ फॉर एडिंग 2 नंबर। समझिए कि आपके पास 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम है। ठीक, हियर इज द प्रोग्राम इन C++ फॉर एडिंग 2 नंबर्स। सो ये बेसिक आपको इसका स्ट्रक्चर समझने की नीड नहीं है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्किंग हो रही है, यहाँ सीन से ये इनपुट जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, आपको ये समझना है। ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक फंक्शन का नाम है, ये मेन। ठीक, इस मेन में अब सिस्टम कॉल कैसे होगी? सिस्टम कॉल होगी इस फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, देन ब्रैकेट, देन उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक सिस्टम कॉल, ये एक फंक्शन कॉल है। ओके, जब आप ये मेन को कॉल करोगे तो आपसे 2 इनपुट लेगा, फिर उसके बाद एक आउटपुट दे देगा। तो आपकी सर्विस कोई भी हुई ना, कोई वर्क हुआ ना, तो ये एक सिस्टम कॉल या फंक्शन कॉल है। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं हमारे पास, दैट इज़ fork, exec, wait, exit, get pid, get ppid, brk। अब हम लोग नाम से ही चलते हैं। अगर आपने गिट या गिटहब चलाया तो fork आपने सुना होगा। fork का मतलब होता है क्रिएट करना। सो सेम यहाँ पे भी है, fork का मतलब है क्रिएट न्यू प्रोसेस। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कोई प्रोसेस नहीं क्रिएट करी, तो क्रिएट करने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट करनी होगी। तो exec का फुल फॉर्म होगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोग्राम इन प्रोसेस, ये exec कॉल करती है। ठीक है, ये सिमिलरली ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो रिटर्न है। ठीक है, कोई एक सर्टेन टास्क करने के लिए। वेट क्या करती है? कोई प्रोसेस को वेट टिल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। कोई प्रोसेस अगर वर्क कर रही है तो ये दूसरे प्रोसेस को वेट स्टेटमेंट दे जाती है। ठीक, एग्जिट, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन से एग्जिट करने के लिए एग्जिट कॉल की जाती है। देन गेट पीआईडी क्या होती है? प्रोसेस आइडेंटिफायर मतलब कोई भी आईडी, जैसे आपका आइडेंटिफायर, मेरा आइडेंटिफायर, मेरा आधार सब मेरी पहचान है ना, तो वो अपना आइडेंटिफायर रखता है। ऐसे ही एक प्रोसेस की भी आईडी होती है, दैट इज़ प्रोसेस आइडेंटिफायर। ठीक है, सो गेट पीआईडी से हम लोग कोई प्रोसेस का आइडेंटिफायर को गेट कर सकते हैं। देन गेट पीआईडी, जैसे हम लोग गेट पेरेंट प्रोसेस आइडेंटिफायर, उस प्रोसेस की जो पेरेंट है उसका आइडेंटिफायर। जैसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में स्लेव होता है ना, तो उसका मास्टर कौन है उसको पता लगाना है, तो उसके पेरेंट का भी तो आईडी चाहिए होगा हम लोग को। तो गेट पेरेंट प्रोसेस आइडेंटिफायर से हम लोग वो भी कर सकते हैं। नाउ BRK मतलब बार्क नहीं होता, गलत कर रहे हो सर, बार्क नहीं होता। बार्क तो खैर छोड़िए, जोक्स अपार्ट। BRK किस लिए यूज होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस के साइज़ को हमको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमको BRK यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, बहुत छोटा सा है,
डिफरेंस बिटवीन शेल एंड कर्नल, ठीक है। तो शेल और कर्नल में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज़, अब शेल क्या होता है, कर्नल। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं डिफरेंस। ओके, मैंने जस्ट आपको डिफिनीशन, ये बेसिकली डिफरेंस में तो नहीं आएगा, अगर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के लिए पैरामीटर्स लिखूंगा तो बहुत छोटा लगेगा, है ना। और ये आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आप लिख सकते हो इनफ में। सो शेल क्या होता है, शेल रन्स जस्ट आफ्टर लॉगिन प्रोग्राम। शेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कोई भी लॉगिन प्रोग्राम, जैसे आपने कोई पीसी बूट किया, उसके बाद आपने आईडी डाली या आपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे फिंगरप्रिंट लगाया ना, पीसी ऑन हो गया, तो ये उसके जस्ट बाद एक प्रोग्राम रन करता है, दैट इज शेल, ठीक है। कर्नल क्या होता है, इट इज़ हब ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस है इंक्लूडिंग शेल, कर्नल के अंदर शेल होता है, ठीक है। शेल इज़ अ सबसेट ऑफ कर्नल, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसेस का एक हब होता है। शेल जो होता है, शेल वो यूज़र और कर्नल के बीच में एक ब्रिज का वर्क करता है। कर्नल क्या, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में वर्क करता है, ठीक। शेल GUI ऑफ कर्नल, कर्नल को GUI प्रोवाइड करता है शेल, ठीक है। कर्नल क्या है, कर्नल इज़ अ प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कर्नल के बारे में बताया हुआ है, ओके। हमारी क्वांटम में क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच टू डिज़ाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो आप वहाँ से जाके एक बार रेफर कर सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप समझ सकते हो। सो अब हम लोग अपनी सेकेंड लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक टॉपिक और है, आपकी यूनिट कवर हो जाएगी, ओके। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डुअल मोड ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर्स, ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट हैविंग डुअल मोड ऑपरेशन इन सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो भी हम लोग डुअल मोड ऑपरेशन करते हैं प्रोसेसर्स का, उसके पीछे मतलब क्या रीज़न होता है उसका कि हम लोग डुअल मोड ऑपरेशन करते हैं प्रोसेसर का। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पॉसिबल है क्या बिना डुअल मोड ऑपरेशन यूज़ की, राइट। और हम लोग इसका आंसर दे देते हैं, पूछा तो बताना पड़ेगा। इन डुअल मोड ऑपरेशन 2 सेपरेट मोड्स आर यूज्ड फॉर वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डुअल मोड ऑपरेशन, अब डुअल मतलब 2, मोड मतलब मोड। इन डुअल मोड ऑपरेशन में 2 सेपरेट मोड होते हैं, एक मोड होता है यूज़र मोड, एक मोड होता है ऑन मॉनिटर मोड, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 स्टेट्स होती हैं सर, समझिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 स्टेट्स होती हैं, यूज़र मोड और मॉनिटर मोड, ठीक है। जैसे मोड का एक बटन आता है ना अपने कोई रिमोट में, इससे मोड चेंज होता है कि हाँ मैंने अभी USB मोड में देखना है, पेन ड्राइव से मैं मूवी देखूँगा, अभी मैं ऑनलाइन देखूँगा, अभी मैं वाईफाई पे देखूँगा, ठीक। तो जैसे यूज़र मोड और मॉनिटर मोड तो अलग अलग मोड है ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन अब ये मोड्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक मोड बिट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोड बिट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मोड ऑफ द सिस्टम। सो 0 क्या रिप्रेजेंट करती है, बिट क्या होती है, बिट इज़ इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, ठीक है। जो भी डेटा है कंप्यूटर में वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटर मोड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में 0 है तो मॉनिटर मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 1 है तो यूज़र मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नाउ दिस मोड बिट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट द टास्क। अब ये जो मोड बिट होती है, इससे हम लोग टास्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा टास्क मॉनिटर मोड में होगा, कौन सा टास्क यूज़र मोड में होगा। जिससे क्या होता है कि अब समझिए, कोई टास्क जो था वो आपका प्रिविलेज था, कोई टास्क आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही करना था कि हाँ भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, यूज़र को इसके बारे में नहीं बताना है, और वो यूज़र को पता चल गया तो आपकी सिक्योरिटी तो भंग हो गई, सिक्योरिटी तो ख़त्म हो गई ना सर, गलत हो गया। उसलिए हम लोग मोड बिट यूज़ करते हैं कि जब मोड बिट मॉनिटर मोड में है तो मतलब हम लोग कंप्यूटर की बूटिंग से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग तक की सारी प्रोसेस मॉनिटर मोड में करेंगे। जब ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी तब हम लोग यूज़र मोड में स्विच करेंगे। नहीं समझे, ठीक है। कंप्यूटर बूट हो रहा है, कंप्यूटर की बूटिंग से लेकर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है तब तक की सारी प्रोसेसेस मॉनिटर मोड में होंगी,
उसके बाद वो बिट चेंज हो जाएगी 1 में और हम लोग का मोड चेंज हो जाएगा यूज़र मोड में। ओके, कुछ और पॉइंट बचे हुए हम लोग के डुअल मोड में, दैट इज़ द प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ओनली इन द मॉनिटर मोड। कुछ स्पेशल और प्रिविलेज्ड मतलब होता है, स्पेशल ही बोल सकते हो आप एक तरह से, कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिर्फ मॉनिटर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, उसके बाद अब एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, वर्किंग दी हुई है। ठीक है, समझिए हम यूज़र मोड पे थे। ओके, कोई भी इंटरप्शन, कोई भी फॉल्ट आया तो हम लोग का जो भी सिस्टम है वो तुरंत एक एरर देता है। ठीक है, वो तुरंत जाएगा किधर पे, मॉनिटर मोड में चला जाता है। अब क्या कर रहा है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एनालाइज कर रहा है कि भाई इसने क्या कर दिया, क्यों एरर आ गई। उसके बाद जब उसने एरर फिक्स कर ली तो उसने फिर से यूज़र मोड में सेट कर दिया और हम लोग फिर से अपना पीसी यूज़ कर लिया। ओके, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप डायग्राम बना के होगे। ट्राई टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 1 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंजीनियर बाबू। ओके, प्रोसेस स्विच एंड मोड स्विच। अब प्रोसेस स्विच क्या होती है, मोड स्विच क्या होती है। मोड स्विच हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, देखिए मॉनिटर मोड से यूज़र मोड आ रहे हैं। प्रोसेस स्विच क्या होती है देखते हैं। इट अकर्स व्हेन द प्रोसेसर स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, जब प्रोसेसर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच करता है, उस प्रोसेस को द प्रोसेसर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा है, वो प्रोसेस स्विच कहलाता है। जब मोड यूज़र मोड और कर्नल मोड, यूज़र मोड और मॉनिटर मोड के बीच में स्विच कर रहा है तो ये मोड स्विच कहलाता है। ठीक है, जब व्हेन प्रोसेस स्विचिंग अकर्स देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओल्ड प्रोसेस गेट सेव इन पीसीबी देन न्यू प्रोसेस होस्ट। ठीक है, समझिए कोई एक प्रोसेस चल रही थी, उसके बाद प्रोसेसर ने क्या किया, उस प्रोसेस को बंद किया, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो जो बंद वाली प्रोसेस थी ना सर, वो वाली प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट था उसको कैच बोलते हैं हम लोग। कैच बोलते हैं, या आपने क्रोम में हिस्ट्री जानते हो आप, कि आप जो एक प्रोसेस बंद कर चुके हो तो वो हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट सेव हो जाता है जाके आपकी पीसीबी में, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको लोड कर सको। वो सेव होने के बाद ही आपकी न्यू प्रोसेस लोड होती है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी है। नाउ मोड स्विचिंग, इट कैन बी डन यूजिंग सिस्टम कॉल। ये सिस्टम कॉल की हेल्प से की जा सकती है। दिस इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट सेट्स द सिस्टम स्टेट टू कर्नल मोड। ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है तो जो सिस्टम स्टेट को कर्नल मोड में सेट कर देता है। ठीक है, नाउ हियर इज एग्जांपल ऑफ प्रोसेस स्विचिंग। इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स द सिस्टम सेव करंट प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट। सेम मैंने आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो जो भी करंटली प्रोसेस चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देगी पीसीबी में। पीसीबी मतलब हम लोग के सर्किट में या मेमोरी में। देन उसके बाद नई प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगी। नाउ इफ़ अ यूज़र, इसमें एग्जांपल क्या है मोड स्विचिंग में, इफ़ अ यूज़र प्रोसेस नीड्स टू एक्सेस थिंग्स कंट्रोल्ड बाय कर्नल, इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म मोड स्विचिंग। ठीक है, अगर कोई भी, एक बार और हम लोग समझते हैं, इफ़ अ यूज़र प्रोसेस नीड्स टू एक्सेस थिंग्स कंट्रोल्ड बाय कर्नल, कोई भी थिंग जो कर्नल से कंट्रोल हो रही है उसको एक्सेस करना है यूज़र को, मतलब कोई भी ऐसी प्रिविलेज्ड एक्शन या कोई भी स्पेशल चीज़ को एक्सेस करना है तो मोड स्विचिंग ज़रूरी होती है। यूज़र मोड से मॉनिटर मोड में ही आना पड़ेगा हम लोग को, तभी यूज़र जो है वो कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकता है, कुछ प्रिविलेज्ड डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, सो दैट्स इट फॉर यूनिट 1। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 कवर कर दिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम स्मार्ट इंजीनियर बाबू, और ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। एंड वी विल श्योरली ट्राई टू प्रोवाइड these notes on our टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो ऑन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में।